हेलो, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली सब लोग अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का सीरीज, दैट इज़ एरर्स इन मेजरमेंट। पिछले वाले चैप्टर के अंदर आप लोगों ने पिछले वाले पार्ट में, सॉरी चैप्टर नहीं, पिछले वाले पार्ट में आप लोगों ने ये देखा था कि मेजरमेंट्स कैसे किए जा रहे थे। हम लोगों ने बेसिकली मेजरमेंट्स की डेप्थ समझी थी। मेजरमेंट्स में हम लोगों ने देखा था कि फंडामेंटली लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है, मास को कैसे मेजर किया जाता है, टाइम को कैसे मेजर किया जाता है। पर एक बात खास है मेजरमेंट्स के साथ। खास बात क्या है कि जब भी आप मेजरमेंट करने उतरोगे तब एक काम आप ऑटोमेटिकली कर देने वाले हो, वो है एरर। ठीक है, तो ये एरर्स किस तरीके से होते हैं, इन एरर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये एरर्स का हमारे कैलकुलेशंस पे इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है, ये एरर के अलग अलग टाइप्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम लोगों को बात करना है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ आज की वीडियो लेक्चर की जर्नी पे और समझाने की कोशिश करता हूँ कि एरर्स इन मेजरमेंट होते क्या हैं। ठीक है, तो एरर इन मेजरमेंट्स को बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला पार्ट जिसके बारे में हमको बात करना है, दैट इज़ सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर जो एरर होते हैं, दे कम आउट ऑफ द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। जो सिस्टम मेजरमेंट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसके दौरान जो कुछ भी एरर होते हैं, इसको सिस्टमैटिक एरर बेसिकली बोला जाता है। सिस्टमैटिक एरर का फर्स्ट टाइप जिसके बारे में हमको पढ़ना है, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। सिंपल है, तो हम एक वर्नियर कैलिपर ले लो। ठीक है, एक वर्नियर लेकर के तुम किसी ऐसे जॉब को मेजर करने की कोशिश कर रहे हो जो 10 सेंटीमीटर का है, पर तुम्हारे वर्नियर को ठीक से कैलिब्रेट किया नहीं गया है, या फिर वर्नियर के अंदर ही कुछ टाइप का फॉल्ट है, तो तुम्हारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो खुद ही फॉल्ट पे है। तो उसके वजह से जो एरर डेवलप होता है, उस टाइप के एरर को हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। बराबर बेसिक कहानी है, कुछ भी ज़्यादा डेप्थ में है नहीं। सेकेंड, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में क्या हो जाता है, कभी कभी बहुत सारे होते हैं कॉम्बिनेशन। तुमको करना ये होता है कि तुमको बहुत सारे मशीन पार्ट्स को या फिर बहुत सारी मेजरिंग डिवाइसेस को, बहुत सारे मेजरिंग डिवाइसेस होंगे, एक्सपेरिमेंटल अपैरेटस होगा, इन सबको तुमको एक छोटे शब्द में बताऊं तो सेटअप करना होता है। ठीक है, ये सेटअप के अंदर ये सेटअप करते हो और ये सेटअप को यूज़ करके तुम कुछ ना कुछ मेजरमेंट्स लेते हो। ये सेटअप करने की कुछ ना कुछ क्या होगी, टेक्निक होगी। ये टेक्निक सेट करने में अगर कुछ भी गलती होती है, जो भी प्रोसीजर है, कोई भी प्रोसेस, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने का जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर कोई ना कोई टेक्निक को पकड़ के बैठा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ से टाइट करना है, यहाँ लूज़ करना है, यहाँ सेट करना है, फिर मेजर करना है, ऐसा है वैसा है। तुम लोगों ने छोटा मोटा ये एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा होगा लोगों को। ठीक है, ये करते हुए जो गलतियाँ होती हैं और उस गलती की वजह से जो एरर मिलेंगे हमको कैलकुलेशन में, उन एरर्स को हम लोग कौन से एरर में काउंट करना स्टार्ट कर देंगे, वो हमारे एरर्स बन जाएंगे ड्यू टू इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। जो भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट करने के दौरान जो कुछ भी एरर हम यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर जो टेक्निक बराबर से हमने सेट नहीं की थी, जो टेक्निक गड़बड़ होने की वजह से एरर प्रोड्यूस हो रहा है, उन एरर्स को हम लोग एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक बोलना स्टार्ट कर देंगे। थर्ड, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर को थोड़ा मैं अजीब तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ आपको। मैं क्या कर देता हूँ, एक रूलर ले लेता हूँ, एक रूलर के ऊपर मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ 10 सेंटीमीटर का। चलो आगे ऑलमोस्ट मैं ये एरर करने लगा हूँ यहाँ पे। चलो ठीक है, मैंने 10 सेंटीमीटर की यहाँ पे लाइन बना ली। सही है, अब ये लाइन 10 सेंटीमीटर की ही है, तुमको नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, भूल जाओ इसके बारे में। मैं एक रूलर लेकर के तुमको बोलता हूँ कि तुमको चेक करना है कि ये कितने सेंटीमीटर की लाइन है। अब मैं क्या करूँगा कि चेक करते समय मैं रूलर को रखूँगा और रूलर को रख करके मैं इस तरफ से देखने की कोशिश करूँगा। मुझको ये यहाँ पर दिखाई देता है कि इधर है कहीं, तो ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ पर खड़ा हो जाऊँगा, यहाँ पे खड़े होकर देखने की कोशिश करूँगा, मुझको ये कहीं और आगे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे दिखाई दे रहा है। और अगर मैं एकदम परफेक्टली इसके सामने खड़े होकर के देखूँ तो मुझको ये कहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मुझको लगता है कि मैं जहाँ पर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं जिस पॉइंट पे से इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर डेवलप कर रहा है। ठीक है, मैं खुद ही एरर करके तुमको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा कभी इस तरफ दिखाई देता है, कभी इस तरफ दिखाई देता है, कभी बीच में दिखाई देता है। इस फिनोमिना को जनरली एक नाम दिया गया है, इसको बोला जाता है पैरालैक्स।
तुम लोग इसके बारे में जानते भी हो, हल्का फुल्का पैरालैक्स मेथड में तुम लोगों ने देखा था कि अगर ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन चेंज कर ले तो देयर विल बी अ अपैरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जर्वर चेंजेस इट्स पोजीशन। अगर ऑब्जर्वर अपनी जगह बदलना शुरू कर दे तो उस वजह से क्या होना शुरू हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट की भी जगह थोड़ी थोड़ी क्या होना शुरू हो जाती है, चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। इसको पैरालैक्स बोला जाता है। पर ये एरर हुआ किसके वजह से? ये एरर बेसिकली पर्सनली मेरे वजह से हुआ है ना, क्योंकि मैंने अपैरेटस सही सेट किया है, इंस्ट्रूमेंट भी सब कुछ एकदम परफेक्ट बराबर काम कर रहे हैं। पर्सनली मैंने जो ऑब्जर्वेशन लेने वाला पर्सन था उसने टैक्ट में रख करके ऑब्जर्वेशन लिया नहीं है। इस वजह से जो एरर डेवलप हो रहे हैं, इन टाइप के एरर्स को पर्सनल एरर बोलना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अब इन एरर्स को पर्सनल एरर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अगला हमको पढ़ना है रैंडम एरर्स के बारे में, और रैंडम एरर्स के अंदर हमको एस्टिमेट कैसे किया जाता है एरर्स को, उसके बारे में हमको बात करनी है। तो इसको मैं एग्जांपल लेकर के आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। समझो कि एक लाइन है, इसको मेजर करने के लिए मैंने 4 लड़कों को काम दिया। पहले वाले ने इसको मेजर करके बोला कि ये 5.02 मीटर की है। सेकंड वाले ने इसको मेजर किया और उसने बोला ये 5.01 मीटर का है। थर्ड वाले ने इसको मेजर किया और बोला नहीं ये 4.99 मीटर की है थर्ड वाले के हिसाब से। फोर्थ वाले ने इसको मेजर किया और बोला नहीं 4.98 मीटर के हिसाब से इसने इसको मेजर कर दिया है। ये गिवन डेटा है मेरे पास। 4 लोगों को मैंने मेजरमेंट लेने बोला, 4 लोगों ने मेजरमेंट लिया। मेजरमेंट लेके उन लोगों ने देखा 5.02, 5.01, 4.99, 4.98, 4 लोगों का मेजरमेंट मिला। पर चारों का मेजरमेंट कुछ तो कम ज़्यादा है, ठीक है। तो हमको एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो नियरली चारों को एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। उसके लिए हम क्या निकालना शुरू कर देते हैं? उसके लिए हमारा पहला कॉन्सेप्ट आता है ए मीन। हम इन वैल्यूज़ का मीन निकालेंगे। तो हम लिखेंगे 4.02 प्लस 5.01, 5.02 प्लस 5.01 प्लस 4.99 प्लस 4.98 द होल डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज़ कितने हैं 4। मीन निकालने के लिए तो यही करना पड़ेगा, तो जानते ही हो। इज इक्वल्स टू यहाँ पे आंसर हो जाने वाला 5, 10, 15, 20 हो जाएगा। ये 20/4 ऐड करके देख लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 5। आंसर तुमको यहाँ पे मिला हुआ है 5। इस 5 को नाम दिया गया है, इसको बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ये जो वैल्यू है ये हमारे रियल वैल्यू के सबसे नज़दीक वाली वैल्यू है। हमारा स्केल को अगर देखोगे तो उसके सबसे नियरेस्ट तुमको यही वैल्यू मिलेगी 5, किसी की कम किसी की ज़्यादा, पर इसको तुम्हारी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू माना जाता है, ठीक है। अब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को इसका एक्चुअल डायमेंशन माना जा सकता है थोड़ी देर के लिए कि इसका डायमेंशन कितना है। इसका 5.0 डायमेंशन है। किसी को 5.1 मिल रहा है, 5.2 मिल रहा है, 4.9 मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा हो, पर इसका एक्चुअल डायमेंशन कितना है 5 है। ये बात को यहाँ पे माना जा सकता है। अगर एक्चुअल 5 है, पहले बंदे ने निकालने में कुछ तो गलती की है, ठीक है। उसने गलती कितनी की है? तो तुम बोलोगे कि 5.02 उसने मेजर किया और 5 एक्चुअल वैल्यू थी, तो उसने गलती की होगी 0.02 की, ठीक है। 0.02 उसने कम गिना, ज़्यादा गिना हुआ है, जो उसको क्या करने की ज़रूरत है? कम करने की ज़रूरत है। उसने 0.02 उसको क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए, ठीक है। बस यहीं से हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसके अंदर स्टार्ट होता है। इसको बोला जाता है डेल्टा A1। डेल्टा A1 इज डेविएशन, डिफरेंस कितना उसने लिया हुआ है। मीन एब्सोल्यूट हम लोग एरर फाइंड आउट, एब्सोल्यूट एरर बोला जाएगा इसको। ये एब्सोल्यूट एरर उसने कितना फाइंड आउट किया। तो एक्चुअली में उसको मेजर करना चाहिए था इतने के बराबर, उसने मेजर किया है इसके बराबर। दोनों का डिफरेंस है, जो भी वैल्यू देगा वो मुझको फाइंड आउट करना। 5 माइनस 5.02, आंसर आ रहा है 0.02, वो भी नेगेटिव में, ठीक है। मॉडुलस की वैल्यू है तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 0.02। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। एक्चुअली में मैंने जो कैलकुलेशन किया अभी, इसके अंदर आंसर आ रहा है -0.02, ये मेरा आंसर आ रहा है, लेकिन मैंने उसको मॉडुलस में रखा हुआ है। प्रॉब्लम क्या होता है कि मैथमेटिक्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं, पर नेगेटिव की हुई कैलकुलेशन की गड़बड़ और पॉजिटिव की हुई कैलकुलेशन की गड़बड़ है तो कैलकुलेशन की ही गड़बड़। तो इस केस में स्पेसिफिकली जब हम एरर फाइंड आउट करते हैं तो एरर फाइंड आउट करने के प्रोसेस में हम नंबर के साइन के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ है इसके अंदर में। तो पहले वाले ने 2 ज़्यादा गिना था, अगले वाले ने 2 कम गिना था, तो दोनों की गलतियाँ बराबर हो गई, बैलेंस हो गया क्या? ऐसा नहीं होता। इसने भी गलती की है, इसने भी गलती की है, इसकी गलती अलग ज़्यादा गिनने में हो गई, इसकी गलती कम गिनने में होगी। तो ये मैग्नीट्यूड का डिफरेंस हम कंसिडर करेंगे, साइन को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये एक मेजर रीज़न है कि यहाँ पे मॉड्यूलस क्यों डाला हुआ है। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सेकंड बंदे ने जो गलती की है वो बन जाएगा माइनस विल बी 5 माइनस 5.01 विल बी माइनस 0.01, जो बन जाएगा 0.01, ठीक है। थर्ड बंदे ने क्या गलती की है A3, दैट विल बी A मीन माइनस
A3 will be 5 minus 4.99 will be equal to 0.01, इसका तो कुछ नहीं, तो खुद ही पॉजिटिव है 0.01. डेल्टा A4 is equals to वापस A mean minus A4, that is again 5 minus 4.98, that is 0.02 बाहर में, that will be again 0.02, और इसको बाहर में निकाल लेने वाला हूँ मॉडुलस से, वैल्यू हो गई है मेरी 0.02. तो सबसे पहले हम लोगों ने 4 लोगों की रीडिंग को समझा कि 4 लोगों ने रीडिंग कितनी ली थी. फिर हम लोगों ने बोला 4 की अलग अलग आ रही है, कोई एक मीन रीडिंग होनी चाहिए जो चारों को एक्सेप्टेबल हो, तो वो हमारी मीन बन गई, जो बन गई हमारी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू. पर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू अगर मेरी 5 है तो इसने कितना गड़बड़ किया, 0.02 का पता किया, इसने कितना गड़बड़ किया, इसने कितना गड़बड़ किया, इसने कितना गड़बड़. अब चारों ने रेफरेंस के लेवल पे कितना गड़बड़ किया हुआ है, इसका भी एक यूनिफाइड वैल्यू अपने को मिल जाना चाहिए. ठीक है, वो यूनिफाइड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, ये डेल्टा ए जो है, जो हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किए, इसका भी हम क्या करने की कोशिश करेंगे, इसका भी मीन निकालने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, दैट इज डेल्टा ए का मीन. डेल्टा ए मीन इज डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस अप टिल डेल्टा AN डिवाइडेड बाय n. इस केस में वो क्या हो जाएगा, A1 A2 A3, लास्ट में A4 हो जाने वाला है. सीधी भाषा में 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.02, ये 4 बार इन लोगों ने अलग अलग गलतियाँ की, डिवाइड कर दिया मैंने इसको 4 से. 2 3 4 5 6, आंसर मेरा आ रहा है 0.06 डिवाइडेड बाय 4. मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाय 25, मल्टीप्लाइड बाय 25, इस वजह से बन जाएगा 0.06 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 100. ये बन जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 100 अपॉन 100. आंसर ऊपर हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100. ये 0 0 कट कर देगा, 1 2 3 1 2 3, 0.015. ये मिला है मुझको डेल्टा ए का मीन. इतनी गलती सब ने की है, बराबर बराबर अगर सब गलतियां बराबर लोगों में बांट दी जाए तो इतना कैलकुलेशन सब लोगों ने गड़बड़ किया हुआ है. इसको बोला जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर. इसको बोला जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर. सिंपल है, इसको मीन एब्सोल्यूट एरर बोलना स्टार्ट कर देंगे. अब नेक्स्ट जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो है रिलेटिव एरर. इसी के अंदर का प्रोसेस है सब. नेक्स्ट हमको पढ़ना है रिलेटिव एरर के बारे में. रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन, कहाँ गया फर्स्ट वाला, ए मीन. ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमको कितना मिल रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर हमको मिल रहा है 0.015 डिवाइडेड बाय वो वैल्यू हमको कितनी मिली थी मीन की, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हमारी कितनी है 5. आंसर हमको कितना दे रहा है, ये इसको काट देगा, आंसर छोड़ देगा 3, 0.03. ये क्या बन गया तुम्हारा, ये बन गया रिलेटिव एरर. सिंपल है, ये तुम्हारा रिलेटिव एरर बना. अब रिलेटिव एरर तुमको अगर परसेंटेज में फाइंड आउट करना हो तो 0.03 मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आंसर दे देगा तुमको 3%. तो ये जो कुछ भी कैलकुलेशंस लड़कों ने किए थे यहाँ पर, इनके अंदर इन लोगों ने 3% गड़बड़ की हुई है. 3% इसके अंदर क्या हुआ है, एरर हुआ है. अब किसी मैकेनिकल इंडस्ट्री में चले जाओ तो एक छोटी सी मशीन को समझने की कोशिश करो. ये मशीन को तुम ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर एक पार्ट दूसरे पार्ट में क्या हो गया है, मैं शो करके बैठा हुआ है. ये पार्ट जो है अंदर का, इस अंदर वाले कैविटी में फिल्ड है. अगर इसका साइज़ बड़ा होगा तो अंदर एंटर नहीं करेगा, अगर अंदर वाले ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा होगा तो अंदर क्या बैठेगा, लूज बैठेगा. ठीक है, इसको जितना प्रीसाइजली अंदर बिठा सके उतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मशीन हमारा बनने वाला है. ठीक है, तो इसका जब मेजरमेंट होगा, जब इसको बनाया जाएगा और इसको मेजर किया जाएगा, तो मेजर करने में इसको बोला होगा अगर 5 mm का इसका साइज़ होना चाहिए तो 5 mm से कुछ ज़्यादा और कुछ कम टॉलरेंस इसके अंदर अलाउ करती है कंपनी, क्योंकि उतना उसके अंदर आराम से फिट हो जाता है. टॉलरेंस दोनों साइड पे अलाउड होता है, पर टॉलरेंस की एक लिमिट होती है, वो लिमिट यहाँ पे परसेंटेज की तरह काम करती है. तो ओवरऑल जब एक फिजिकल मैकेनिकल इंडस्ट्री सेटअप होगी, उस केस में सारी मशीन इक्विपमेंट्स जो कुछ भी बनाए जा रहे होंगे उनके अंदर लास्ट में क्वालिटी एनालिसिस वाले चेक करेंगे कि कितना एरर प्रोड्यूस हो रहा है. अगर एरर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा तो मशीनिंग फिर से करनी पड़ेगी और ज़्यादा अच्छे तरीके लगाने पड़ेंगे अपना प्रोडक्ट बनाने के. और अगर एरर कम है इसका मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है. इस तरीके से तुमको फ्यूचर में हेल्प मिलेगी. इंडस्ट्रीज़ वगैरह कैसे काम करती हैं, तुमको अगर किसी ने मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ में हाथ डाला तो उसको ये बातें समझने में हेल्प मिलेंगी, क्योंकि मेजरमेंट से रिलेटेड मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ में
बहुत काम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पे एरर निकालने का एक प्रोसेस यूज़ किया जा सकता है। सिंपल है, ये एरर निकालने का प्रोसेस लेंथ के साथ, मास के साथ, सबके साथ किया जा सकता है। तो इसी बात को मद्देनज़र रख करके हम लोग बात करते हैं थोड़ा एक एग्जाम्पल की, देखते हैं क्या है कहानी। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि एक स्पीयर का रेडियस मेजर करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। ठीक है, जब ये स्पीयर का रेडियस मेजर करने की कोशिश कर रहे थे तो इनको R1 की वैल्यू मिली 5.63 मीटर, यहाँ पे इनको R2 का वैल्यू मिला है 5.54 मीटर, यहाँ पे R3 का वैल्यू इन लोगों को मिला है 5.44 मीटर, यहाँ पे इनको R4 का वैल्यू मिला है 5.40 मीटर्स, और यहाँ पे इनको R5 का वैल्यू मिला हुआ है 5.35 मीटर। ये 5 रेडियस इन लोगों ने फाइंड आउट की। एक स्पीयर दिया, एक ही आदमी ने 5 बार किया, ये 5 अलग अलग लोगों को दिया और कैलकुलेट करके इन लोगों ने यहाँ पे बताया कि ये बार बार अपने को कम ज़्यादा रीडिंग मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम लोगों को अगर ये 5 रीडिंग मिल रही है तो तुमको क्या निकालना पड़ेगा, R का मीन निकालना पड़ेगा। जो तुमको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू देगा वो बन जाने वाला है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 होल डिवाइडेड बाय 5। इससे जो वैल्यू तुमको मिलेगी दैट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। सबसे ज़्यादा नज़दीकी वैल्यू वही होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये जब वैल्यू मिलेगी तो तुम चेक करोगे कि पहले वाले ने गलती कितना किया था। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, मीन में से माइनस कर दोगे R1 को। सेकेंड रीडिंग में गलती कितनी हुई थी तुम फाइंड आउट करोगे, मीन में से माइनस करोगे R2 को। ऐसे ही फोर्थ वाले ने गलती कितना किया है वो फाइंड आउट करने के लिए तुम मीन में से माइनस कर दोगे R4 को। ये फाइंड आउट कर चुके हो। ठीक है, ये तुमने R का मीन निकाला। नेक्स्ट तुम निकालने वाले हो यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर। अगली चीज़ तुमको यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा डेल्टा R का मीन, जो बन जाएगा तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, उसके लिए तुम क्या करोगे, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अप टिल डेल्टा RN, 3 है 4 है जितने भी है, डिवाइडेड बाय n। इस केस में वो क्या बन जाएगा, इस केस में प्लस डेल्टा R3 प्लस डेल्टा R4। जो 4 वैल्यूज़ निकले हैं तुम्हारे इसमें से, वो 4 वैल्यूज़ को तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे और इसकी वैल्यू निकाल लोगे। नेक्स्ट तुमको फाइंड आउट करना रहता है रिलेटिव एरर। नेक्स्ट जिसकी बात हमको करनी रहती है वो है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर के लिए क्या करते हैं हम लोग, डेल्टा R का मीन जो हमको मिला हुआ है उसको डिवाइड कर देते हैं डेल्टा R से, सॉरी इसको डिवाइड कर दिया जाता है R के मीन से इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आंसर तुमको मिलेगा और यहाँ पे जो भी आंसर तुमको मिलेगा, ये आंसर तुम्हारा डिनोमिनेटर में बैठेगा, ये आंसर तुम्हारा न्यूमरेटर में बैठेगा। ये दोनों आंसर तुमको यहाँ पे फिल करने हैं। ये x रहेगा समझो, ये y रहेगा, यहाँ लिखोगे तुम y अपॉन x। फिर जब तुम y अपॉन x से मिले हुए आंसर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर। तो मैंने इसको तुम्हारे लिए एक फिल इन द ब्लैंक का फ्रेम दे दिया है। ठीक है, तुम लोगों को सारे कैलकुलेशंस इसके अंदर डालने हैं, कैलकुलेशन डाल करके सॉल्व करना है, सॉल्व करके फटाफट तुम लोगों को मुझको बताना है। चलो कोशिश करो एक बार। चलो, तो ये एक्सपेक्ट करते हुए कि तुम लोगों ने इसको कॉपी कर लिया है, चलते हैं नेक्स्ट वाले कंसेप्ट के ऊपर। आंसर निकालना बहुत इजी होगा, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं, बेसिक कैलकुलेशन की बातें हैं सब कुछ। कोशिश करो, थोड़ा 2-3 राउंड प्रैक्टिस मारो, आसानी से आसान इजीली आंसर्स निकल जाने वाले, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं इसके अंदर ज़्यादा। ठीक है, तो ये कहानी थी एरर्स की। अब हम लोगों को नेक्स्ट जिस कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। यहाँ से थोड़ा सा गेम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है क्या, हम लोग अभी तक जिस स्पीयर की तुम बात कर रहे थे, जो स्पीयर का तुम कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, ये स्पीयर का तुम फाइंड आउट कर रहे थे रेडियस। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको हिला देता हूँ, मैं इसका मास कैलकुलेट कर लेता हूँ। मास कैलकुलेट करते समय जब मैं इसका मास कैलकुलेट कर रहा था तो वो टाइम पे क्या हुआ कि मुझको कुछ तो वैल्यू मिली समझो A, पर मैंने मिल के कुछ ना कुछ उसके अंदर गड़बड़ भी की है, तो मैंने थोड़ा कम ज़्यादा गिना हुआ है, तो इसके अंदर प्लस माइनस ऑफ डेल्टा A कंसिडर कर लेता हूँ, जो इसके अंदर मैंने थोड़ी बहुत गलती की होगी ना, कैलकुलेशन में गलती की होगी। ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने निकला था, मेरे को वॉल्यूम मिला इसका वैल्यू V मिला है V का वैल्यू,
और प्लस माइनस ऑफ डेल्टा बी मैंने कैलकुलेशन में जो एरर किए होंगे उनको मैं डेल्टा बी लिख लेने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं जानता हूँ कि डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास के कैलकुलेशन में गड़बड़ होगा और वॉल्यूम के कैलकुलेशन में गड़बड़ होगा तो डेंसिटी का जो आंसर आएगा दैट समझो अज्यूम कर लेता हूँ सी, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा डेल्टा सी। समझ में आता है? ये डेल्टा सी जो एरर बन रहा है दिस इज कमिंग आउट ऑफ कॉम्बिनेशन फ्रॉम डेल्टा ए एंड डेल्टा बी। डेल्टा ए और डेल्टा बी के कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पर ए और बी के गड़बड़ की वजह से यहाँ पे डेल्टा सी का जन्म हो रहा है। तो दिस काइंड ऑफ एरर इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। यहाँ पे एरर्स कंबाइन कैसे करते हैं ये बात हम लोगों को समझने की बारी अब आ गई है, ठीक है। तो बहुत सिंपल वे से स्टार्ट करेंगे इसको। ये तो मैंने तुम लोगों को समझाया कि एक्चुअली में कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है। अब मैं जनरली तुमको बताने की कोशिश करता हूँ। एक बंदा 70 किलो का, ठीक है, प्लस माइनस किसी ने 10 ग्राम ज़्यादा कम ज़्यादा गिना होगा। एक स्केल पर रखोगे 70.1 दिखा रहा है, दूसरे स्केल पर रख रहा हूँ 70.2 दिखा रहा है, ठीक है। दूसरा एक महात्मा कितने का 72 kg का प्लस माइनस ऑफ 0.3 दिखा रहा है, ठीक है। 0.3 kg रख लेते हैं, चलो एक काम कर लेते हैं 72 प्लस माइनस ऑफ 0.3 kg 70 प्लस माइनस ऑफ 0.1 kg। अभी ठीक है, ठीक है। दो बंदे, अब दोनों बंदों को एक बाइक पे चढ़ा दिया, दोनों बंदों को एक बाइक पे चढ़ा दिया। तो तुम बोलोगे कि अगर इन दोनों का कंबाइंड मास बाइक पे कितना पड़ रहा है तो तुमको m1 में m2 को ऐड करना पड़ेगा, सही है। m1 में m2 को ऐड करना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे 70 प्लस माइनस ऑफ 0.1 ऐड करोगे किससे 72 प्लस माइनस ऑफ 0.3। क्लियर है? m1 और m2 ऐड होने से एक नई वैल्यू बनेगी c, सही है। 70 प्लस 72 बन जाएगा 142 प्लस माइनस ऑफ 0.1 और 0.2 बन जाएगा 0.3। तो यहाँ पे बन गया c प्लस डेल्टा c। अगर ये वैल्यू को मैं a अज्यूम कर लेता हूँ, अगर ये वैल्यू मेरी a थी और ये प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a थी, वैसे ही प्लस ये b प्लस माइनस ऑफ b, ठीक है। तो इसके वजह से आंसर बन रहा है c प्लस माइनस ऑफ डेल्टा c। तो c हमको कैसे मिल रहा है? c तो हमको मिल रहा है a और b के ऐड हो जाने की वजह से आसानी से, ठीक है। पर c के अंदर जो गड़बड़ हो रही है वो हमको कैसे मिल रही है? डेल्टा a प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b के ऐड होने से। तो जब भी कॉम्बिनेशन अलजेब्राइक टर्म्स में होगा, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे, जो दो यूनिट तुम कैलकुलेट करते समय तुमने गड़बड़ की है उन दोनों को अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा रहा होगा तो उनके मेन मैग्नीट्यूड की वैल्यूज तो सीधा सीधा ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से मिलेंगी। 70 और 72 सीधा सब्ट्रैक्शन से हमको आसानी से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। पर उनके अंदर एरर को भी हम क्या करेंगे? ऐड और सब्ट्रैक्ट ही करने वाले हैं। अगर हम स्पेसिफिकली इसको ऐड कर रहे हैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से उनके एरर का रिजल्ट भी एडिशन सब्ट्रैक्शन से ही मिलेगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का सबसे पहला क्या होता है फॉर्मूला? सबसे पहला फॉर्मूला तुमको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि जो भी एरर डेवलप हो रहा है अगर इनका सम किया जा रहा है, क्वांटिटीज का सम अगर हो रहा है तो एरर्स का भी ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है? सम ही होने वाला है। अगर यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा रहा होगा तो, अगर यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो एरर्स को भी ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है, सिंपल। पर मैं तुमको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ कि डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज डेंसिटी इनटू मास। वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी इनटू मास है, ठीक है। अगर मैंने डेंसिटी कैलकुलेट की थी और मास कैलकुलेट किया था और डेंसिटी कैलकुलेट करने में गलती की है और मास कैलकुलेट करने में गलती की है तो उससे वॉल्यूम के क्या असर पड़ेगा? इफ डेंसिटी और मास को मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम बनता है तो, अगर ऐड करने से बनता तो दोनों के एरर को सीधा सीधा ऐड कर दिया जाता और इधर वॉल्यूम में पड़ने वाला एरर हमको पता चल जाता। पर इन दोनों को ऐड नहीं किया जाता, इन दोनों को क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसके वजह से क्या होने वाला है कि मैं अज्यूम करता हूँ कि जो भी वॉल्यूम मेरा मिलेगा मुझको दैट विल हैव मैग्नीट्यूड c और उसमें जो गड़बड़ होने वाली है दैट विल बी डेल्टा c। मान लेते हैं थोड़ी देर के इज इक्वल्स टू डेंसिटी जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ दैट इज a, उसमें जो एरर है उसको मैं बोल दूंगा डेल्टा a। मास जो मैं कैलकुलेट किया है मैंने उसका एम्पलीट्यूड है b प्लस माइनस ऑफ उसमें मैंने कुछ गलती की है उसको मैं बोल दूंगा डेल्टा p। इतनी बात यहाँ पे होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन होगा, a इंटू बी विल गिव मी ए बी, a इंटू डेल्टा बी विल गिव मी a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a प्लस डेल्टा a इंटू डेल्टा b इज इक्वल्स टू c प्लस माइनस ऑफ डेल्टा c, ठीक है।
इन दोनों साइड को सी से डिवाइड कर देता हूँ, इस पूरे साइड को ए बी से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ, सी इज ए इंटू बी, सी इज इक्वल्स टू ए बी, दोनों सेम ही चीज़ है ना। जो एक्चुअल इसका क्या होने वाला है, इसकी वैल्यू सी है, इसकी वैल्यू ए है, इसकी वैल्यू बी है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन से तो ये बनता है। तो सी और ए बी दोनों साइड से अगर मैं मल्टीप्लाई करता भी हूँ तो मैं अलग अलग वैल्यू से नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैथमेटिकल रिस्पेक्ट मैंने मेंटेन करके रखी हुई है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी अपॉन सी प्लस माइनस ऑफ डेल्टा सी अपॉन सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए बी प्लस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी प्लस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी। सही है, ये देखो, ये सी ने सी को काट दिया, ए बी ने ए बी को काट दिया, ए ने ए को काट दिया, बी ने बी को काट दिया। ठीक है, मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास बचा 1 प्लस माइनस ऑफ डेल्टा सी अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। सही है, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस यहाँ पे मेरे पास बचा है डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे बची। अब डेल्टा ए वॉज एरर विच आई मेड वाइल फाइंडिंग ए, जब ए फाइंड आउट कर रहा था तो डेल्टा ए वो टाइम पे एरर था। डेल्टा बी वॉज वो एरर जो मैंने बी के कैलकुलेशन में फाइंड आउट किया था, जब मैं मास कैलकुलेट कर रहा था तो उसमें मैंने गलती की। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि डेल्टा ए एक बहुत छोटी क्वांटिटी है और डेल्टा बी एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो हो जाएगा वो उससे भी ज़्यादा स्मॉलर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो जैसा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हो तो इनसे बड़ा आंसर डेवलप होता है 25, 5 से बड़ा है 25। पर जब तुम 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हो आंसर तुम्हारा बन जाता है 0.25। 0.5 तो पहले बड़ा था, ये और क्या हो गया, छोटा हो गया। तो वैल्यू जब डेसिमल में रहती है तो उनके मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर बनता है वो उनसे भी छोटा हो जाता है और छोटा होने लगता है। तो ये दोनों वैल्यूज़ अगर डेसिमल में रही होंगी तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो और छोटा हो जाएगा। उसके बाद तुम इसको डिवाइड करने चले हो ए बी से, जो बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर बहुत छोटे नंबर को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर दोगे, बहुत छोटी चीज़ को बहुत ज़्यादा लोगों में बांटोगे, तो एक इंसान के हाथ में कतरा भी नहीं आने वाला है, क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाएगा। इस वजह से इस पूरे फैक्टर को क्या कंसिडर किया जा सकता है, जीरो कंसिडर किया जा सकता है। तो वो मैंने पूरे फैक्टर को जीरो कंसिडर कर लिया। अगर वो पूरा फैक्टर जीरो है तो 1 और 1 दोनों साइड से कट जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास बचेगा डेल्टा सी अपॉन सी विल बी इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन। ठीक है, ये तो बन गया हमारा, ये हमारा बन गया है इक्वेशन, ये हमारा बन गया है फॉर्मूला। इस पार्ट को क्या बोला जाएगा, ये है रिलेटिव एरर इन सी इज इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इन बी प्लस रिलेटिव एरर इन ए के अंदर का रिलेटिव एरर प्लस बी के अंदर का रिलेटिव एरर विल बी इक्वल टू रिलेटिव एरर इन सी। पहले वाले केस में एरर इन ए प्लस एरर इन बी वॉज एरर इन सी। यहाँ पे रिलेटिव एरर इन सी इज रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। वहाँ पे सिर्फ एरर चिल्ला रहे थे, यहाँ पे रिलेटिव चिल्ला रहे हैं। जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा, ये काम करेगा दोनों मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे। डिवीजन को भी प्रूफ किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे काम करेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सिंपल है। तो अगर ऐसी बात है तो अगर मैं निकला था, मास मैंने कैलकुलेट किया है किसी का, डेंसिटी मैंने किसी की कैलकुलेट की है, अब मुझको पता करना है रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम। अगर मैं कुछ मेजरमेंट्स कर रहा था, उस मेजरमेंट में मेरे को मास मिला 10 और प्लस माइनस ऑफ 0.15 का गलती है उसके अंदर कुछ भी। डेंसिटी 15 फाइंड आउट किया, प्लस माइनस ऑफ 0.12 का उसके अंदर मिस्टेक है। रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले वॉल्यूम को देखो कि वॉल्यूम बेसिकली बनता है डेंसिटी और मास के मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो अगर हमको रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम निकालना है तो वो बन जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी, दैट शुड बी इक्वल टू डेल्टा रो अपॉन रो प्लस डेल्टा एम अपॉन एम, हमारे कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, डेल्टा रो के अंदर गड़बड़ कितनी है 0.12 डिवाइडेड बाय डेंसिटी एक्चुअली कितनी है 15, प्लस यहाँ पे डेल्टा एम कितना है 10 डिवाइडेड बाय 10 नहीं है 0.15
डिवाइडेड बाय कितना हो जाने वाला है 10, ये मुझको दे देगा डेल्टा वी अपॉन वी। इसका कैलकुलेशन कर लो, इसका कैलकुलेशन कर लोगे तुमको डेल्टा वी अपॉन वी मिल जाएगा। फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा रिलेटिव एरर इन परसेंटेज, रिलेटिव एरर इन परसेंटेज मिल जाएगा, रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम इन परसेंटेज इन वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज, जो कुछ भी है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिक्स का पहला वाला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। इसके अंदर हम लोगों ने सारे कंसेप्ट को समझने की कोशिश की है, यूनिट मेजरमेंट कैसे काम करते थे वो समझा है, एरर कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसकी सारी बातें मैंने तुम लोगों को बता दी हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अगर यूनिट एंड मेजरमेंट पे आएगा या ऑफलाइन रिकॉर्ड्स आएंगे तो उसके अंदर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो तुमको काफ़ी हेल्प करेंगे इसके अंदर देखने की कैसे इसके सोल्यूशंस लगाए जाते हैं। सारे प्रॉब्लम्स रिलेटेड हैं, चैप्टर बहुत ईजी है, थोड़ी सी मदद, थोड़ी सी मेहनत और पूरी तरीके से तुम क्रैक कर ले जाओगे आसानी से। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, आज के लिए काफ़ी है इतनी बातें, बाकी बातें करेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।